ये बात उस दिन की थी। हम लोग बैठे शांति से चाय पी रहे थे जब एक खबर हम पर कयामत बनकर टूटी कि हमारे बहन जिसकी शादी हमने 3 दिन पहले की थी इस दुनिया से जा चुकी है, और तो उसे दफना भी दिया गया है। ये खबर सुनकर हम लोग हैरान रह गए। मेरी माँ की हालत भी अजीब हो गई। हमें लगा ये खबर झूठी है, ऐसे ही किसी ने बात की है। हम जल्दी उस जगह पहुँचे। ये देखकर हैरान रह गए कि कब्र तो अभी बिल्कुल ताज़ी बनी हुई थी और दोनों को दफना दिया गया था। सिर्फ हमारी बहन ही नहीं बल्कि उसका शौहर भी इस दुनिया से चला गया था। उनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे ये दोनों एक साथ इस दुनिया से चले गए, ये किसी को भी पता नहीं था। हम लोगों ने शोर मचा दिया कि ऐसा कैसे हो गया। कब्रिस्तान को दोबारा से खुदाई करवाई जाए, दोनों की पोस्टमार्टम करवाई जाए। उसकी सास पोस्टमार्टम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन हम लोगों के दिलों को सुकून कैसे आता। हमारी सबसे छोटी बहन थी, इसलिए हम लोगों ने कहा कब्र खुदाई करवाएंगे। जैसे ही कब्र खुदाई के टाइम कब्र को खोदा गया, ये देखकर सब लोग सजदे में गिर गए। मामला क्या था? असल में वे दोनों एक ही कब्र में। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी। मेरे सबसे छोटी बहन का नाम जूही था। उसी के लिए हमने आसिफ नाम के लड़के का रिश्ता तलाश किया था। वह हम सबकी छोटी बहन थी। हम लोग 5 बहनें थी। इधर से आसिफ के भी 5 भाइयों का सबसे छोटा भाई था। यह एक हसीन इत्तेफाक था। ये शादी इसलिए नहीं हो रही थी कि शादी की उम्र हो गई थी, क्योंकि माँ बाप अपने फ़र्ज से जल्द छुटकारा पाना चाहते थे और उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी और हम अपनी छोटी बहन की शादी करना चाहते थे। बल्कि ये शादी किसी और वजह से हो रही थी जो सिर्फ हम लोग जानते थे। लेकिन शादी पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उल्टी सीधी बात करता। सब लोग ही खुश नज़र आ रहे थे। शादी बड़े इज्जत और तरीके के साथ हो रही थी। मेरी बहन जूही ज़्यादा खूबसूरत थी। हम बहनों में से वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। हम सब बहनों की शादी हमारे पापा ने अपनी मर्जी से ही की थी, लेकिन वह कहती थी कि मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं करूँगी। उसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं था, पर ऐसे ही मजाक करती थी। मेरे पापा को ये मजाक भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह एक गर्म मिजाज के आदमी थे। मेरी माँ उसे मना करती थी, ऐसे ना किया करो। खैर, शादी हमारी मर्जी से हो रही थी और शादी बहुत जल्दीबाजी में हो रही थी। कुछ ऐसी समस्याएं थी जो हमारे खानदान में से किसी को भी मालूम नहीं था। जूही अपनी शादी पर नॉर्मल नज़र आ रही थी। उसने ठीक से मेहंदी भी नहीं लगवाई और किसी से बात भी अच्छे तरीके से नहीं कर रही थी। जब हमने वजह पूछी तो उसने कहा बस शादी ही तो हो रही है, सबकी होती है। शादी के बाद कौन सी ज़िंदगी अच्छी बीतने वाली है। फिर वही काम, वही बच्चे, वही जिम्मेदारियाँ। फिर मैं खुशियाँ क्यों मनाऊँ। सब लोगों ने उसे समझाया कि पागल, यूँ तो सबके साथ होता है, लेकिन फिर भी ये दिन याद रखने के होते हैं और शुरू के 1-1.5 महीने में तो सभी लोग खुश होते हैं। वह कहती थी कि 1-1.5 महीने की खुशी के लिए सारी ज़िंदगी की कुर्बानी तो देनी पड़ती है। क्या फ़ायदा ऐसी खुशी का। कहीं ना कहीं उसकी बात तो सच थी, लेकिन जब वही कुछ नहीं करना चाहती थी तो फिर हमें क्या। वैसे भी इस घर में अभी तक इतनी शादियां हो चुकी थी, आखिरी शादी हुई तो सबका ही दम निकला हुआ था। शादी हो गई और अपने घर चली गई। ये एक रात बड़ी अजीब रात थी। रात के टाइम मेरे नंबर पर मेरी छोटी बहन की कॉल आने लगी थी। मैं उसकी सबसे बड़ी बहन थी। मेरा नाम रेशमा है। मैं जाग रही थी जब मैंने देखा मेरे नंबर पर जूही की कॉल आ रही है। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मेरा शौहर पास ही बैठा था। मैंने कहा 1 मिनट में आती हूँ। मैंने फ़ोन लिए और बालकनी में आ गई, लेकिन जब तक फ़ोन बंद हो चुका था। अब मैं सोच रही थी वापस कॉल बैक करूँ या ना करूँ। हो सकता है गलती से हाथ लग गया हो, कहीं मुझे बाद में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। मुझे उस टाइम फ़ोन नहीं करना चाहिए कि रात के 1:30 का टाइम था। अब तो सब लोग सो गए थे। हम लोगों ने देर से विदाई की थी। हमने शाम को 5:30 पर विदाई की थी। इसका मतलब यही था वे लोग भी अभी तक सो चुके होंगे। जूही की मेरे साथ सबसे ज़्यादा दोस्ती थी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी थी। इसलिए मैंने उसे अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। सोचने लगी बस गलती से ही हाथ लग गया होगा, क्योंकि अगर कोई ज़रूरी बात होती तो वह दोबारा कॉल ज़रूर करती। यही सोचकर मैं वापस जाने लगी। फिर से कॉल आने लगी, पर उससे पहले कि मैं कॉल उठाती कॉल बंद हो गई। अब तो मेरा दिल बैठने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं था फ़ोन करना चाहती थी लेकिन कोई उसे रोक रहा था। खैर, मेरे शौहर ने मुझे बुला लिया। मैंने उसे भी बताया। उसने कहा कि छोड़ो, सुबह वैसे भी हम लोगों को वहीं पर जाना है। लेकिन सुबह हम लोगों का जाने का इरादा कैंसिल हो गया।
हमने उनके घर नाश्ता लेकर जाना था, लेकिन यहाँ हमारे घर में मेहमान इतने ज़्यादा थे, हमें वक्त ही नहीं मिला। हमने अपनी बहन के ससुराल वालों से माफ़ी मांग ली। उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं। उन्होंने वलीमे की दावत को 2 दिन बाद रखा था। सब लोग आराम करने लगे, इसलिए अब ये 2 दिन आराम में ही बीतने वाले थे। हमारे घर में असल में 5 बहनों के ससुराल वाले भी आए हुए थे, इसलिए रिश्तेदार बहुत ज़्यादा हो गए थे। खैर हमारी बहनें अपने घरों में खुश थी, लेकिन समस्या भी सबके घरों में ही थे। और तो और हर घर में वही होते हैं, जब एक साथ बैठ जाए तो इस तरह ऐसा लगता था एक से बढ़कर एक दुखी है। अपने पापा को ही कोसते कि उन्होंने ऐसी जगह पर शादी क्यों करवाई, लेकिन उनको क्या पता था लोग बाद में ऐसे निकलेंगे। अब हम लोग अपनी छोटी बहन जूही के बारे में परेशान थे। पता नहीं उनकी ज़िंदगी कैसी होगी, लेकिन उसका शौहर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और उसके उम्र का था। हमारे साथ तो ये समस्या थी कि किसी का शौहर उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा था तो किसी के पहले से शादी हो चुकी थी। जूही खूबसूरत थी, इसलिए उसे कंवारा और खूबसूरत आदमी मिला था। हमने उम्मीद की थी उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। हम उम्र के आदमी के साथ ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। दोनों जवान होते हैं, एक जैसी सोच होती है, एक जैसी बातें होती हैं, बोलने करने को बहुत कुछ होता है। अगर ये कहिए कि घूमने जाना है तो आपका दूसरा पार्टनर भी वही कहता है, हाँ ज़रूर चलते हैं। ये नहीं कहता कि अब कोई हमारी उम्र है घूमने की, जैसे कि मेरे साथ समस्या हुई। मैं अपने शौहर से पूरे 13 साल की छोटी थी। मेरे अम्मी अब्बू कह रहे थे कि बस हम लोग अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गए हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक से निपट गया है। अब्बू सुबह उठकर मस्जिद चले गए। मैं अपनी माँ के साथ बैठी चाय पी रही थी जब अचानक से जूही के ससुराल से एक लड़का आ गया। हम लोग तो पहले ही परेशान थे। उसने आकर बुरी खबर सुनाई। आज तीसरा दिन था और कल वलीमा होने वाला था। हम लोग यही सोच रहे थे कि सुबह हम लोगों ने तैयार होकर जाना ही है, क्योंकि जब वलीमा होता है लड़की वाले तो मेहमान होते हैं और एंड टाइम पर तैयार होकर ही जाते हैं। उसने कहा कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही और हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई है, आप लोग जल्दी आ जाइए। हम लोगों ने ये बात क्या सुनी, हमारे तो दिल बैठ कर रह गए थे। ऐसा लगा कयामत आ गई है। ऐसा कैसे हो सकता था? हमारी बेटी के साथ ऐसा क्या हो गया था? वह अचानक इस दुनिया से चली गई। हम सब लोगों ने जो भी वहाँ पर बैठे थे भाग उठे और बाकियों को फ़ोन करके कह दिया आप लोग भी वहाँ आ जाना। हमें लगा किसी ने हमारे साथ बहुत गंदा मजाक किया है। अगर ये मजाक भी था तो हमें इस मजाक का हिसाब भी लेना चाहिए था। हम लोग बहुत गुस्से में थे। उनके घर में दाखिल हो गए और बिना दस्तक दिए ही उनके घर के अंदर घुस गए। घर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई मैयत हुई थी। हमारी बहन कहाँ है, किस कमरे में थी, या वह जिंदा थी? लेकिन अगर वह जिंदा थी तो उसकी मैयत कहाँ थी? हमें तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी तरह उसके कमरे में चले गए, वहाँ पर कोई भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद उसकी सास भी बाहर आई और कहने लगी अच्छा हुआ आप लोग आ गए, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है हम पर। उसकी हालत बड़ी अजीब थी। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था वह सारी रात रोती रही होगी। उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। एक औरत ने उसे सहारा दिया हुआ था। मेरी माँ ने कहा तारा बहन, हमने आपको बेटी दी थी, हमारी बेटी कहाँ है? आपका ये रिश्तेदार कह रहा है वह इस दुनिया में नहीं है। क्या इस आदमी की बात ठीक है? हाँ बिल्कुल, इस आदमी की बात ठीक है। इस दुनिया से वह जा चुकी है और अपनी आखिरी आराम गाह में भी पहुंच गई है। हमने कहा आखिरी आराम गाह? क्या मतलब है आप लोगों का? आप लोगों ने मैयत को भी दफना दिया? कहने लगी हाँ, क्योंकि उन लोगों की यही आखिरी ख्वाहिश थी। मैंने कहा उन लोगों की आखिरी ख्वाहिश? कैसी बातें कर रही हैं? आपको क्या हो गया है? उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। हाँ, वह इस दुनिया से जा चुकी है। उस औरत ने हमें बैठ जाने को कहा और फिर पूरी रात की बात बताने लगी। दूल्हा दुल्हन जब कमरे के अंदर चले गए तो हम सब इत्मीनान से हो गए और अपने अपने कामों में लग गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उनके कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। ऐसा लगता था जैसे वे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हों। हम लोगों ने सोचा कि अंदर जाकर पता कर लेना चाहिए मामला क्या है। हम अंदर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम लोग अंदर नहीं गए। थोड़ी देर के बाद उनके लड़के की आवाज़ आना बंद हो गई। हम लोगों ने सोचा कि शायद कोई अनबन हुई है, कोई बात बुरी लग गई होगी, कोई गलतफहमी हो गई होगी, सुबह बैठकर बात कर लेंगे। लेकिन सुबह उनका आपस में एक दूसरे से रवैया बहुत अच्छा था, बेहद अच्छा था। वे तो एक दूसरे के बगैर एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा रहे थे। हमने सोचा लगता है उनकी सुलह हो गई है तो पुरानी बात करने की क्या ज़रूरत है। दूसरा दिन भी बहुत अच्छे तरीके से गुजर गया। तीसरे दिन तो वे लोग घूमने फिरने भी गए थे। लेकिन सुबह हुई
यानी कि आज के दिन तो वे लोग कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। अब नए नए शादीशुदा जोड़े का कमरा हो तो हम लोगों को उनको जल्दी जगाने की क्या ज़रूरत थी। वलीमा वैसे भी शाम का था, लेकिन फिर जब दोपहर के 12 बज गए तो हमने सोचा अब जाकर जगा देना चाहिए, क्योंकि दूल्हा दुल्हन को तैयार होने में भी बहुत टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही कमरे पर हमने दस्तक दी, वे दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। मजबूरी में बार बार बजाने लगे और आवाज़ देने लगे। दोनों के मोबाइल पर फ़ोन करने लगे। बेल भी जा रही थी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। हम लोग परेशान हो गए और मजबूरी में हमने दरवाज़ा तोड़ दिया था। सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। सिर्फ आपकी बेटी नहीं, हमारा बेटा आसिफ भी इस दुनिया से जा चुका था। उसके पास सिर्फ एक खत पड़ा था जिस पर लिखा था, हमें 2 घंटे के अंदर अंदर दफना देना। यही हमारी आखिरी ख्वाहिश है। इसलिए हम लोगों ने उन्हें जल्दी जल्दी दफना दिया, क्योंकि एक और बहुत अजीब समस्या हुई। उनकी मैयत से एक अजीब तरह की बू आ रही थी। पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। हमारे घर में तो जैसे क़यामत ही आ गई थी। कहाँ शादी को तीसरा दिन था, वलीमा के सामियाने लगाए जा रहे थे और अब मातम ही मातम थे। हम लोग भी घनचक्कर बनकर रह गए थे। पता ही नहीं चला क्या हो रहा है, कैसे हुआ ये सब। जल्दी जल्दी उनको दफना दिया गया। फिर याद आया कि आप लोगों को भी बताना ज़रूरी था। खुदा की कसम दिमाग ही काम नहीं किया था, इसलिए आप लोगों को देर से खबर पहुंची। जिसके जिम्मेदारी पर ये बात लगाई थी उसने भी आप लोगों को देर से बताया। ये औरत आसिफ की सबसे छोटी खाला थी। पूरी शादी में सबसे ज़्यादा एक्टिव थी। सारे काम यही भाग भाग कर रही थी। उसने हमें ये सारी बात बताई। उसने कहा आसिफ की माँ की हालत बहुत बुरी हो गई थी। डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए कहा है। मैं उनको कमरे में सुलाकर आई हूँ। ये सब कहकर वह वहाँ से चली गई और हम लोग हैरान रह गए। हमने अब्बू को फ़ोन करके ये सब कुछ बताया और अपने शौहर को भी खबर दे दी, ताकि वह सब लोग भी जमा हो जाए और यहाँ पर आ सके, क्योंकि अब मामला ऐसा था कि हमें उन लोगों पर पूरा शक था। उनकी वजह से ही कुछ हुआ होगा। लेकिन बात ये भी चौंकाने वाली थी कि उनका बेटा भी तो इस दुनिया में नहीं था। मुझे ऐसा लगता था उन लोगों ने उन दोनों को कहीं गायब कर दिया या कोई और समस्या हो गई थी। इस दुनिया में ही थे, लेकिन ये लोग झूठ बोल रहे थे। तभी तो हमें उनकी मैयत को भी देखने नहीं दिया। ऐसा भला कहाँ होता है। वे लोग क्यों इस तरह की बातें करेंगे। हमें मैयत तक पहुँचने भी नहीं दिया और जल्दी जल्दी दफना दिया। क्यों? उन्होंने खुदकुशी की थी। अगर उन्होंने खुदकुशी की थी तो फिर उसका कोई निशान या सबूत तो होता। फौरन रेशमा आसिफ और जूही के कमरे में चली गई। उस कमरे में अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। मुझे कोई सबूत मिल जाए। वहाँ पर तो कोई सबूत नहीं था। बेड बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा हुआ था। ज़मीन पर भी कुछ नहीं पड़ा था। कोई चीज़ नहीं टूटी हुई थी। कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं हुई थी। मुझे जूही का मोबाइल भी मिल गया और आसिफ का भी। उन दोनों का मोबाइल भी देखा, उसमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। वही बात हुई। उसने मुझे रात को फ़ोन किया था। पता नहीं वे क्यों मुझे फ़ोन कर रही थी। शायद उस वक्त वह मदद के लिए पुकार रही थी। मुझे ऐसा लगता कि वे दोनों जिंदा हैं, लेकिन कहीं चले गए। अब उनके घर वाले हमसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपने शौहर को भी ये सब कुछ बताया। वह भी बड़ा परेशान था। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं पता लगाता हूँ। मोहल्ले वालों से पता लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, सुबह सुबह यहाँ से 2 जनाजे निकले हैं और ये लोग कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे थे। हम तो खुद हैरान हैं, ये जनाजे किसके थे। हमें लगा शायद शादी में से ही कोई गुजर गया होगा, लेकिन ये तो अभी आप लोगों की जुबान से पता चल रहा है कि इस दुनिया में दूल्हा दुल्हन नहीं रहे। क्या हो गया? वे लोग भी परेशान हो रहे थे। माँ की हालत बहुत बुरी हो गई। मेरे माँ बाप की सबसे छोटी औलाद थी। हम सब की हालत ही बहुत बुरी थी, लेकिन हमें अपने होश हवास पर काबू रखना था। अब कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि इस बात को बीते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी भी याद है मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी। मेरी औलाद जैसी छोटी बहन इस दुनिया से चली गई थी, वह भी अपनी शादी के 3 दिन के बाद। ये कोई छोटी बात तो नहीं थी। हमें पूरा यकीन था वे लोग झूठ बोल रहे हैं। हमने कहा कि कहाँ है कब्र, हम कब्र देखना चाहते हैं। तो वे लोग हमें कब्र के पास ले गए। वाकई वहाँ पर 2 ताजी कब्रें बनी हुई थी। मेरे बहनोई ने पता लगाया। उसने एक कब्र खोदने वाले से पूछा। उसने कहा कि जी, हम लोगों ने सुबह ही ये कब्र बनाई है और साथ ही दूसरी कब्र भी थी, जिसे थोड़े फासले पर बनाया गया था, यानी कि आसिफ की थी। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था, अगर हमारी बहन इस दुनिया से चली गई थी, उसका शौहर भी इस दुनिया में नहीं था, तो उनको जल्दी जल्दी दफनाने की क्या पड़ी थी। हम लोग वापस अपने घर आ गए।
उनके घर में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जिससे हम निशानदेही कर सकते थे। आपस में बैठकर बातें करने लगे, रोते रोते सोचने लगे थे। कोई गुस्सा करता था, कोई आंसुओं से रोता था, कोई चिल्लाता था, कोई अपने आप को ही पीटना शुरू कर देता था। गम इतना बड़ा था कि संभाले नहीं संभल रहा था। भला आखिर हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि हमारी बेटी की कब्र है तो हमें हक है, हम कब्र खुदाई करवाएंगे, हम पोस्टमार्टम करवाएंगे ताकि पता चले मामला क्या हुआ था। जहाँ तक मेरा ख्याल था शायद कब्रिस्तान खुदाई करना ही काफ़ी था, क्योंकि ये कब्र मुझे झूठी लग रही थी। उन्होंने सब लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ था, सबको रिश्वत खिलाई हुई थी, घर के नौकर को, मोहल्ले वालों को, कब्रिस्तान खोदने वाले को। लेकिन बात ये समझ नहीं आ रही थी उनको ये सब करने की ज़रूरत क्या थी। मेरी एक बहन ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका जो बेटा आसिफ था उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो और उसके पीछे पुलिस हो और पुलिस को वह जिंदा या मुर्दा चाहिए हो, इसलिए उसने ये सोचा हम लोग अपने आप को मुर्दा साबित कर देते हैं और दोनों मियाँ बीवी यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। मैंने कहा कि हाँ, बिल्कुल ऐसी बात भी हो सकती है, लेकिन फिर सारा मोहल्ला उनका साथ क्यों दे रहा था? उन्होंने क्या सारे मोहल्ले को पैसे दिए होंगे? बात इस तरह उलझ चुकी थी कि हर बात सर के ऊपर से गुजर रही थी और एक आखिरी मोड़ था। हम लोग कब्रिस्तान खुदाई करवाते, हम करवा सकते थे। हमने कहा कि हम कब्रिस्तान खुदाई करवाएंगे और दोनों की खुदाई करवाएंगे। अगर वे आपके कुछ लगते थे तो हमारा भी तो दामाद था, हम पता लगाना चाहते हैं उनके साथ समस्या क्या हुई है। हमें लगा वे इस बात से मना करेंगे, पर उन्होंने कहा कि जैसे आपकी मर्जी। कब्रिस्तान खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। शायद ये पहली बार हो रहा था। सुबह किसी की मैयत को दफनाया गया था और कुछ घंटे के बाद ही कब्रिस्तान खुदाई करवाई जा रही थी। वहाँ एक आदमी भी खड़ा था जो शक्ल से ही बहुत ज़्यादा अमीर और समझदार, पढ़ा लिखा लग रहा था। जब उसने ये मामला देखा था तब वह भी करीब आकर खड़ा हो गया और मेरे शौहर से पूछने लगा, मामला क्या है? मेरे शौहर ने उससे पूछा, आप कौन हैं? तो वह कहने लगा कि मैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मैं इस तरह के मामला पहले भी देख चुका हूँ। तो मेरे शौहर ने उसे कहा, फिर हम चाहते हैं कि आप भी मैयत का जायज़ा लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हम आपको पूरी फ़ीस भी देंगे। उसने कहा कि फ़ीस की क्या ज़रूरत है, आप लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। वैसे भी मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ, छुट्टी पर हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत काम कर लूँगा। कुछ नहीं होगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर मैं मामले का जायज़ा लेकर आप लोगों को बता दूँगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। मैं अपनी माँ को बार बार तसल्ली दे रही थी और कह रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, ये कब्र खाली है, उस कब्र के अंदर हमारी बहन नहीं है, ये लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं, अब उनका भांडा फूटने वाला है। वह कैसे चली गई और जहाँ गई है वहाँ महफूज भी है या नहीं, वह किसी मुश्किल में तो नहीं। मेरी माँ कह रही थी, अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह हमसे इतना बड़ा इम्तिहान ना ले। मेरी माँ की हालत बहुत बुरी थी, इसलिए उनको गाड़ी में ही बिठा दिया गया था। हम औरतें गाड़ी के आसपास मौजूद थी, मर्द आगे खड़े थे। कब्रिस्तान खुदाई हो रही थी। मैं जानना चाहती थी क्या हुआ है, लेकिन मुझे आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था मेरे अब्बू बहुत ही गुस्सैल इंसान थे। वहाँ मर्दों का भीड़ लगा हुआ था, हमें आगे कैसे जाने देते। थोड़ी देर के बाद मामला रफा दफा हो गया। सिर्फ हमारे पास मैयत को लाया गया था ताकि हम चेहरा देख सके। हम फिर से फूट फूट कर रोने लगे थे। मेरी माँ भी बहुत रो रही थी। 5 मिनट बाद ही फिर से मैयत को दफना दिया गया था। पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया गया। हम लोगों ने शोर मचा दिया था। आखिर ऐसी क्या समस्या हुई थी? जब पोस्टमार्टम की बात तय हुई थी तो क्यों नहीं करवाई गई थी? मेरे माँ बाप ने कहा, उसकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी, बस चुप हो जाओ, नहीं तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। वह इस दुनिया से चली गई है, पर हम बहुत बड़ी बदनामी ले लेंगे अगर पोस्टमार्टम करवाएंगे तो। हम सब बदनाम हो जाते। ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी, अब्बू ने भी नहीं बताया, पर मेरे शौहर से पूछा था, उसने मुझे अंदर की बात बता दी। मुझे ऐसी बात पर यकीन नहीं था। उसने कहा कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई ने खुदकुशी की थी। उन लोगों ने खुदकुशी करके अपनी जान दी है और खुदकुशी हराम है, इसलिए हमें पता है अगर किसी को ये बात पता चल जाती तो फिर कितनी बदनामी होती। लोग तरह तरह की बातें करते, ये दोनों मियाँ बीवी ने खुदकुशी क्यों की? मैंने कहा, लोग तो बातें करते ही हैं, लेकिन सवाल वाकई बहुत बड़ा था, उन दोनों ने खुदकुशी कैसे कर ली? वह कहने लगा, हाँ, जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाला आदमी खड़ा था उसने एक नज़र देखा और कहा, ये तो खुदकुशी का केस है, दोनों ने जहर खाया है, तभी शायद कह रहे थे कि जल्दी जल्दी हमें दफना देना।
तुम लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आती? कोई मुर्दा पड़ा है, उसके पास कोई चिट्ठी पड़ा है तो उसका मतलब यही ना कि उसने खुदकुशी की है। मैंने कहा फिर खुदकुशी करने वाले तो नोट में और भी कुछ लिख कर जाते हैं। ये सब कुछ एक छल और ड्रामा भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरी बहन इस दुनिया से चली गई, हम सबके लिए एक पहेली बनकर रह गई थी। लेकिन 2-4 महीने के बाद हमारे पास असली कहानी भी पहुंच गई। असल कहानी ये थी, मेरी बहन किसी और को पसंद करती थी, सिर्फ उसी के साथ शादी करना चाहती थी। इसी तरह उसका शौहर आसिफ भी किसी और को पसंद करता था। उसके घर वालों ने भी उसकी शादी ज़बरदस्ती करवाई थी। मेरी बहन किसी को पसंद करती थी, ये बात सिर्फ मुझे और मेरे माँ बाप को पता थी, और हम लोग उस नतीजे पर पहुँचे थे कि जल्दी जल्दी उसकी शादी करवा दी जाए। यानी वे दोनों एक ही मुकाम पर खड़े थे। दोनों ही एक दूसरे के साथ ज़िंदगी नहीं बिताना चाहते थे। ज़बरदस्ती उन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया था। मेरी बहन ने शायद आसिफ को पहली रात ही सब कुछ बता दिया था। वे किसी और को पसंद करती है, उसने भी उसको बता दिया था। तभी शायद वो मुझे बार बार फ़ोन कर रही थी, क्योंकि शायद वे आपस में झगड़ा कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक दूसरे के दर्द को समझा। शायद उस नतीजे पर पहुँचे, ये ज़माना तो हमें हमारी मोहब्बत से मिलने नहीं देगा और एक दूसरे के साथ हम रह नहीं सकते, तो क्यों ना इस दुनिया से ही चले जाए। क्योंकि मेरी बहन घर में सबसे छोटी थी और बहुत ही ज़्यादा जिद्दी और लाडली थी। इसी तरह उधर आसिफ भी अपने घर में सबसे छोटा था। उनके घर वालों ने बताया वह भी बहुत जिद्दी और लाडला था। उसका किसी लड़के के साथ चक्कर था, लेकिन वह लड़की शरीफ खानदान से नहीं थी। इसलिए जब हमें पता चला तो हमने उसे सीधा कह दिया था, तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी, बल्कि हम अपनी मर्जी से करवाएंगे। वो बहुत रोया था, उसने बहुत बातें की थी, बहुत मिन्नतें की थी, ऐसा नहीं करो, लेकिन मेरी माँ नहीं मानी थी। वह चाहते तो दोनों एक दूसरे को मिलकर संभाल भी सकते थे। दोनों के दिल टूटे हुए थे, शायद एक दूसरे को वह दोनों ही अच्छे तरीके से संभाल सकते थे, अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे। पर वे दो आशिक जो एक तरफ से मोहब्बत के गम में जल रहे थे, ये दोनों इस दुनिया से अपनी जान लेना ही बेहतर समझा। अपने आशिक से बेवफा करने के बजाय हराम मौत को गले लगा लिया। यही सारी बातें उनके जाने के 7-8 महीने के बाद हम सब पर खुल गई। लेकिन उसके बाद भी उनकी मौत का जवाब नहीं था, क्योंकि खुदकुशी हराम है और उन दोनों ने गुनाह किया था। शायद इसलिए वह पहले घर वालों के सामने बड़ी अच्छी तरीके से फिर रहे थे, ताकि कोई उन पर शक ना करे। और फिर बहन जो मुझे फ़ोन कर रही थी, वह शायद मुझे ये सब कुछ बताना चाहती थी, फिर रुक गई होगी। अगर मुझे बता देती फिर ये सब ना कर पाती। कहते हैं दुख दिखाई ना भी दे पर शामिल जरूर होता है। हर खुदकुशी करने वाले का कातिल जरूर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको रस्म और रिवाज और इज्जत और शोहरत और माँ के गुरूर और मेरी बहन को मेरे बाप के जिद ने मार डाला। जबकि इस्लाम में पसंद की शादी कोई गुनाह नहीं है। हमारे समाज में आज भी पसंद की शादी को गुनाह ही समझी जाती है। लोग करना चाहते हैं, वे कर नहीं पाते, और अगर कोई कर ले तो फिर समाज उनके लिए भी उनको गुनाही बना देती है। उनको कोई खुशी नहीं रहने देता। सारी जिंदगी बातें सुनाते हैं, अपने भी ऐसे ऐसी बातें करते हैं जो बर्दाश्त नहीं हो पाती, और पराए भी खूब बातें सुनाते हैं। आप लोग बताइए कि दो मोहब्बत करने वाले के साथ इतना बड़ा जुल्म होना क्या जायज़ था? क्योंकि हमने उनको इस तरह का माहौल बनाकर दिया था कि इतना बड़ा फैसला उन्होंने चुटकियों में कर लिया। किसी से बता भी ना सके, किसी को अपनी समस्या भी ना समझा सके, एक दूसरे के साथ रहने का फैसला भी ना कर सके, क्योंकि दोनों ही छोटे थे, उम्र में कम थे, मासूम थे और लाडले थे। पर अब वे दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं। आप लोग भी उनकी मगफिरत की दुआ कीजिएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।